इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जनांकीय संरचना की स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है। बेटा जी, डेमोग्राफिक कंडीशन का एक सीधा और सिंपल सा मतलब डिफरेंट फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, एक कंट्री की जो जनसंख्या है, उसमें जो विभिन्न विशेषताएं पाई जाती है, जो डिफरेंट फीचर्स पाए जाते हैं, उन फीचर्स को हम डेमोग्राफिक कंडीशन कहते हैं। तो हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर सारे के सारे वो फीचर्स कवर होते हैं, सारी वो विशेषताएं कवर होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया की इकोनॉमी एक स्टैग्नेट इकोनॉमी थी। इट मीन्स की गतिहीन अर्थव्यवस्था थी और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तो मीन्स हम जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे इंडियन पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में, इट मींस की डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, तो वो सारे पॉइंट्स इसी चीज की तरफ इंडिकेट करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेट हो गई थी, गतिहीन हो गई थी एंड बैकवर्ड हो गई थी। तो आइए देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका इसमें पॉइंट कवर होता है वो है आपका हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट हम डीप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये मैं बोल रहा हूं कि भाई इंडियन पॉपुलेशन का सबसे पहला फीचर मींस की पहला डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया का ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा थी। पॉइंट नंबर सेकंड, एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट, मतलब कि जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट, वो बहुत ज्यादा लो थी, बहुत कम हुआ करती थी। थर्ड पॉइंट, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, स्वास्थ्य से संबंधित आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट्स टू हेल्थ, वो बहुत ज्यादा घटिया हुआ करती थी। पॉइंट नंबर फोर्थ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत हाई हुआ करता था, जो शिशु मृत्यु दर है। अभी हम डीप में स्टडी करेंगे इसकी। और फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का औसतन जीवन। तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत लो हुआ करती थी, जीवन प्रत्याशा बहुत कम हुआ करती थी। एंड पॉइंट नंबर 6, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ती हुई निर्धनता। तो ये 6 पॉइंट्स इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडिया में जो बर्थ रेट और डेथ रेट था तो वो बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो हमें पहले इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है। अगर आप सिंपली सुने तो बर्थ रेट का मीनिंग बनता है कि एक ईयर में, एक वर्ष में अगर 1000 लोग हैं हमारे पास, तो उन 1000 लोगों की वजह से कितने नए बर्थ हुए हैं, मतलब उन 1000 लोगों में कितने नए जन्म हुए हैं, कितने लोग, मतलब कितना नया बर्थ हुआ है, तो उसको बर्थ रेट बोलते हैं। और डेथ रेट का भी सेम मीनिंग यही होता है कि भाई 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, आओ डेफिनेशन देखते हैं एक बारी। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, मतलब कि 1000 लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म हो रहा है एक साल में। तो ये तो हो गया आपका बर्थ रेट। सेम इसी तरीके से डेथ रेट का क्या मतलब बन रहा है, डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग फॉर अ 1000 पर्सन इन अ ईयर। ठीक है, कि भाई 1000 लोगों में से कितने लोग एक साल के अंदर डेथ कर जाते हैं। बर्थ रेट मतलब 1000 में से कितने लोग एक साल में जन्म लेते हैं, और डेथ रेट मतलब 1000 में से कितने लोग एक साल में डेथ कर जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारी कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थी। कितनी थी, अगर मैं बात करूं आपसे बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट नियरली 48 पर 1000 था, मतलब कि 1000 लोगों में से जो है 48 नए बर्थ हुआ करते थे। और सेम इसी तरीके से डेथ रेट भी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था, 40 पर 1000, 1000 लोगों में से जो है 40 लोगों की एक साल में डेथ हो जाया करती थी। तो ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पॉइंट कि भाई इंडिया में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर डेमोग्राफिक कंडीशन का पहला पॉइंट कि बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों ही बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, लो लिटरेसी रेट, निम्न साक्षरता दर। पहली बात, अब आपको यह समझना होगा कि लिटरेट पर्सन कौन होता है। वो पर्सन जो किसी भी एक लैंग्वेज को, किसी भी एक भाषा को लिखना,
पढ़ना और समझना तीनों जानता हो, लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो और समझना जानता हो किसी भी एक लैंग्वेज को, तो उस पर्सन को हम लिटरेट कहते हैं, साक्षर कहते हैं, ठीक है। और लिटरेसी रेट क्या होती है, तो भाई टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो पढ़ना, लिखना या समझना जानते हैं किसी भी एक लैंग्वेज को, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन का पॉइंट नंबर 2 है वो कहता है कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ज्यादा लो हुआ करती थी। जरा समझना, literacy rate refers to the percentage of people who have the ability to read and write। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब कि उन लोगों का परसेंटेज जो रीड और राइट करना जानते हैं, पढ़ना और लिखना जानते हैं। इंडिया में ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 16% था, मतलब कि टोटल 100 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ऐसे हुआ करते थे जिन्हें लिखना और पढ़ना या फिर समझना एक लैंग्वेज को आता था। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है, ओवरऑल मतलब मेल फीमेल दोनों को मिला के सिर्फ 16%। और अगर मैं बात करूं फीमेल लिटरेसी रेट की तो उसकी पोजीशन और खराब थी, जो महिला साक्षरता दर है उसकी स्थिति और खराब थी। और 100 में से सिर्फ 7, मतलब कि आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि 7% फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% थी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था, लो लिटरेसी रेट। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, इंडियन पॉपुलेशन को ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी पर मिलने वाली हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर हुआ करती थी। कहने का साफ मतलब कि या तो मैक्सिमम लोगों को पब्लिक हेल्थ सर्विस मिलती नहीं थी, मतलब अधिकतर लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी। सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली थी वो मैक्सिमम लोगों को या तो मिलती नहीं थी, और अगर मिल रही है तो वो इनएडुकेट सर्विस हुआ करती थी, अपर्याप्त सुविधाएं हुआ करती थी। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 डेमोग्राफिक कंडीशन का पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। देखना क्लास, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल। कह रहा है कि जो लोग थे उसके बड़े पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को या तो पब्लिक हेल्थ सर्विस रिसीव नहीं होती थी। और व्हेन अवेलेबल, अगर मिली तो क्या कह रहा है कि वर हाईली इनएडिक्वेट, तो अगर मिली तो वो बहुत अपर्याप्त हुआ करती थी, मतलब इनसफिशिएंट हुआ करती थी। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 4, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पॉइंट 4 क्लास, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब उच्च शिशु मृत्यु दर। पहले आपको समझना होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। देखो क्लास, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर का मीनिंग बनता है कि 1000 चाइल्ड में से जो बिलो द 1 ईयर के एज के हैं, 1000 बच्चे जिनकी एज जो है 1 ईयर से कम की है, तो उनमें से कितने चाइल्ड ऐसे हैं जिनकी 1 ईयर, विद इन 1 ईयर की एज के अंदर अंदर ही डेथ हो गई, तो उस रेट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हमारी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज खराब होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हुआ करती थी, मतलब शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। अब क्लास ध्यान दो, infant mortality rate refers to number of infant dying before reaching 1 year of the age per 1000 live birth in a year। मतलब एक साल में जो लाइव बर्थ हुए, जो जन्म हुआ, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 ईयर की एज को कंप्लीट किए बिना मर गए। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और क्या कह रहा है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। इट वॉज टू हाई ऑफ द अबाउट 218 पर 1000, बहुत ज्यादा अधिक हुआ करता था। तकरीबन 1000 में से 218 बच्चे ऐसे हुआ करते थे, 218 चाइल्ड ऐसे हुआ करते थे, इन्फेंट ऐसे हुआ करते थे जो विद इन 1 ईयर एज, 1 साल की उम्र के अंदर ही अंदर मर जाते थे। 2011 का जो है सर्वे ये कहता है कि इस परसेंटेज में डिक्रीमेंट हुई है, डिक्रीज हुआ ये परसेंटेज और 44 पर 1000 रह गया। क्लास नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब निम्न जीवन प्रत्याशा। अब आपको समझना होगा जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं। बेटा जी, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का जो औसतन जीवन है, एवरेज लाइफ, उसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। कि एक पर्सन एवरेजली कितने साल जिएगा उसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो क्या कहता है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो हुआ करती थी, जीवन प्रत्याशा बहुत लो हुआ करती थी, मतलब पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा बहुत कम एज तक ही जिया करता था। जरा देखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव, इट वॉज ओनली 32 ईयर्स। क्या कह रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब औसतन वर्ष है किस चीज का, फॉर विच अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लाइव। ठीक है, जितने सालों तक एक पर्सन एक्सपेक्टेड है कि भाई इतने सालों तक मैं जी सकता हूं, तो उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये बहुत लो हुआ करती थी, 32 ईयर्स।
ठीक है, जो करंट सर्वे हुआ उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स की है, ठीक है, और पहले जो है सिर्फ 32 ईयर्स तक की हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लास वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब बहुत तेजी में फैलती हुई निर्धनता। पॉवर्टी, अब ये पॉवर्टी क्या है, तो एक ऐसी सिचुएशन, निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां पर लोग अपनी बेसिक नीड्स, जो बेसिक नेसेसिटी पॉइंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी फुलफिल ना कर पाए, तो सिचुएशन को पॉवर्टी कहते हैं। और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारी कंट्री में पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, मतलब कि पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिन्हें बेसिक नीड की जो चीजें हैं, पहले 3 बेसिक नीड्स की चीजें हुआ करती थी, फूड, क्लॉथ और हाउसिंग फैसिलिटी। तो ये फूड, क्लॉथ और हाउसिंग फैसिलिटीज, ये बेसिक चीजें, आज के टाइम पे 5 बेसिक चीजें हम कवर करते हैं, फूड, क्लॉथ, हाउसिंग, मेडिसिन फैसिलिटीज और एजुकेशन। पहले 3 चीजें हुआ करती थी और ये बेसिक 3 चीजें भी लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो इसलिए हमने बोला कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा तेजी में इंक्रीज हो रहा था। देखो क्या कहता है, द पॉवर्टी इज स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, फूड, क्लॉथिंग और जो है हाउसिंग फैसिलिटीज, इसको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। और क्या कह रहा है, देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उस ड्यूरेशन में हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, बहुत तेजी में फैल रही थी। और क्या कहते हैं आगे, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वाज वेरी लो, जो हमारे देश में लोग रहते थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है, वो बहुत लो हुआ करता था हमारी कंट्री में। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट्स के नाम, पहला था आपके पास हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंट 2 था आपके पास, पहला तो हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉइंट 2 हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, पॉइंट 2 एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट, पॉइंट 3 पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉइंट 4 हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पॉइंट 5 है आपके पास लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पॉइंट 6 है आपके पास वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इन 6 पॉइंट्स के अलावा मैं आपको 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, और ये जो है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से रिलेटेड हो सकता है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, मतलब पहली जो है आधिकारिक जनगणना कब हुई थी भारत में, तो आपको याद रखना है 1881, ये डेट आपको जरूर याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए डेट हो सकता है आपके एग्जाम में। 1881 में फर्स्ट टाइम ऑफिशियल सेंसस हुआ था इंडिया में, और उसके बाद हर 10 ईयर के बाद, हर 10 साल के बाद जो है आधिकारिक रूप से, मतलब सरकारी तौर पे जो है यहां पर जनगणना करवाई जाती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एक और डेट याद रखनी है, 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। पहले जरा मैं आपको समझा दूं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है। बेटा जी, मैं आपसे 3 स्टेज की बात कर रहा हूं, डेमोग्राफिक कंडीशन की 3 स्टेजेस की बात कर रहा हूं। स्टेज नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है। स्टेज नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट को आपने कंट्रोल कर लिया, रिड्यूस कर दिया। वजह यह है कि आपके यहां पे जो है हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई। और स्टेज नंबर 3, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास बर्थ रेट भी लो हो चुकी है और कंट्री में डेथ रेट भी लो है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी है और कंट्री के जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग एजुकेटेड है और अवेयर हैं। ठीक है, तो 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई हुआ करता था, और लेकिन 1921 के जस्ट बाद, मतलब 1921 से ही इंडिया ने अपने बर्थ रेट पे तो कोई खास कंट्रोल नहीं किया, बर्थ रेट अभी भी हाई था, लेकिन जो इंडिया का डेथ रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 1921 से इंडिया फर्स्ट डेमोग्राफिक कंडीशन से सेकेंड डेमोग्राफिक कंडीशन में एंटर हुआ, जिसकी वजह से 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें 1921 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड होता है, और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हुआ था। मतलब कि पहली जनानकीय अवस्था से दूसरी जनानकीय अवस्था में भारत जो है वो एंटर हुआ था 1921 में, इसलिए हम 1921 को जो है नाम देते हैं ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। आओ रीड कर लेते हैं एक बारी। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड
बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मैंने आपको बताया कि इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था। और फिर क्या हुआ, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। जो दूसरा स्टेज है जो मैंने आपको ये समझाया वो कब से स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर 1921 से स्टार्ट हुआ। सो द ईयर ऑफ 1921 इज डिस्क्राइब एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसलिए हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ये आपका एक टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर किया, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू क्लास।